buoyancy. It is net force due to liquid or gas acting on object which is partially or fully submerged in the liquid or gas. ये तो आइडिया हो गया कि है कौन सा फोर्स। तो नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड या गैस। और कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोएंगे। तो सोचो ना, जब आप छोटे थे, जब आप बोलना भी नहीं जानते थे और उस समय बच्चे जो खिलौनों के साथ नहाने जाते हैं, तो सर खिलौनों के साथ क्यों? कई बच्चे नहाने को तैयार नहीं रहते हैं, उनको उनका खिलौना दे दो और लेते जाओ नहाने के लिए। तो वो खुद तो कम नहाएंगे, खिलौने को पानी में डुबोएंगे। और एक बतख बना हुआ है प्लास्टिक का, उसको डुबोते हैं और पता चला वो पानी में डुबोते हैं, छोड़ते हैं तो ऊपर चला आता है। तो ऊपर कौन धकेल के ले आता है? तो बायंट फोर्स। तो जिस समय आप बोलना भी नहीं जानते थे, उस समय उसके नाम आपको बताए जाए, ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप उस फोर्स के साथ खेल चुके हैं बचपन में, जिसका नाम था बायंट फोर्स। वो क्या था कि जब भी कोई खिलौना आप पानी में डुबोते थे, तो पानी में प्लास्टिक का कोई बॉल डुबो और वो ऊपर चला है। पानी में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठाते हो तो वो हल्का लगता है आपको। तो वो जो जिस फोर्स के कारण ऐसा होता है, वो है बायंसी, वो है बायंट फोर्स। और बायंट फोर्स है क्या? इट इज नेट फोर्स, इट इज नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड और गैस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। क्योंकि फोर्स तो कोई न कोई एक लगाता है दूसरे पे, क्योंकि फोर्स इंटरैक्शन है। तो बायंट फोर्स जो है, लिक्विड जो ऑब्जेक्ट जो उसमें डूबा हुआ है उस पे लगाता है फोर्स, उसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। अब जैसे ही कोई फोर्स होगा, तो फोर्स कहते ही आपके दिमाग में क्या आता है? फोर्स कहते ही आपके दिमाग में आता है दो चीजें। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा कि वो किस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इट इज वेक्टर। फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स चाहे कोई भी फोर्स हो। तो यहां किस फोर्स की बात कर रहे हैं? बायंट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बायंट फोर्स के आपको मैग्नीट्यूड भी देखना होगा और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन जो होगा वो याद रखिए, डायरेक्शन होगा क्या? अपोजिट टू जी। जी का जो डायरेक्शन होता है ना, उसके अपोजिट। जी किधर होता है? आसमान की तरफ या जमीन की तरफ? कोई ऑब्जेक्ट जब आप हाथ से छोड़ते हो तो किधर जाता है? आसमान की तरफ या जमीन की तरफ? तो यदि ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आप जाते देखते हो, उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी, हमेशा वर्टिकल डाउन आप देख रहे होते हैं। तो जी का जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये बायंट फोर्स आप दिखाएंगे ब्लॉक पे लगता। और दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा एफ बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, या गैस में डूबा हुआ है तो गैस के बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। तो कॉपी पे ये चीजें लिख लो।
कि बायंट फोर्स है तो फोर्स में दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। कोई भी फोर्स होगा तो बिना डायरेक्शन के आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो तो जानकारी अधूरी है। तो बाइंड फोर्स के लिए क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट टू जी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और गैस, उसके बराबर। वेट जैसे आप कहते थे ना ब्लॉक का mg, तो ये जो आप लिख रहे हैं ना वेट, तो वेट कई बार नहीं समझ में आता है, ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, तब तो आएगा वेट। और कभी कभी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी अकल में नहीं आती, तो उसके बदले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट into density of liquid, density of liquid into g। आप बायंसी लिखने के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। बायंसी लिखने के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। आराम से कॉपी पे लिख लो और इनको सोचो कि फोर्स का अमाउंट आपको बताना है, क्या करो, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, एक लाइन में याद रखो। और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे लिखेंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। मास कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसका वॉल्यूम, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, किसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी। और वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा लिक्विड का, तो ऑब्जेक्ट जिसे आपने डुबोया है उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि पता चला वी वॉल्यूम का ब्लॉक है और उसका केवल आधा भाग आपने डुबोया है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा वी बाई, सबमर्ज्ड पार्ट का जितना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट के जिसे आपने डुबोया है, उसका जितना पार्ट डुबोया है उसका जो वॉल्यूम होगा, उसी वॉल्यूम को आप डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कह सकते हैं। और उसको किससे मल्टीप्लाई करिए, लिक्विड की डेंसिटी से, तो मास हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन फिक्स है, अपोजिट टू जी। क्या ये पेज समझ में आ गया? जी हाँ, यस सर। मेधा सॉरी सुन रहे हैं? सर यस। मेधा, यस मेधा, यस सर। बताइए तो आप लोग, यदि आपको बायंसी लिखना है तो बायंट फोर्स कैसे लिखेंगे, बायंट फोर्स कैसे लिखते हैं? एक लाइन में क्या कहते हो आप, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फिर दूसरे लाइन में क्या कहते हो आप, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। और मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी।
तो बायंट फोर्स और वॉल्यूम जो होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन डेंसिटी लिक्विड का ही लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इसे याद करो। सर मैं तो याद नहीं कर सकता तो वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। एक लाइन वाला भी याद करो और नीचे जो डिटेल आया है वो भी याद करो। एक लाइन वाला क्या था, एक लाइन वाला क्या कह रहा है उसे भी याद करना है आपको। एक लाइन वाला कह रहा है बायंट फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और उसको कैलकुलेट करते वक्त क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और डायरेक्शन किधर होता है? Opposite. Opposite डायरेक्शन ऑफ बायंट फोर्स on submerged object is opposite to G. Opposite to its weight. ऑब्जेक्ट का वेट जिधर होगा उसके अपोजिट। Direction of buoyant force on a submerged object is opposite to its weight. सर हम opposite to G भी तो लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लिख सकते हैं opposite to G। सही आप कह रहे हैं, वो भी चलेगा। जिससे आपके दिमाग में आ जाए कि आपने जो लिखा है वो आपको दिखे, वो जरूरी है। डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं इस चीज को कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डुबोएंगे किसी लिक्विड में, सोचो, मुझे ये बताओ कि ये बॉल है, सॉलिड लेड बॉल, और इसको आपने ऐसे लटका दिया धागे से आर रेडियस का, और ये एक लिक्विड में डूबा हुआ है। यहां कह दे रहा हूं इसे वाटर, वाटर में डूबा हुआ है, और ये लेड बॉल है। कैसा बॉल है ये भी लिख दे रहा हूं, स्फेरिकल है, सॉलिड लेड बॉल। और आपसे कहा क्या गया? कहा गया फाइंड buoyant force acting on the ball। कैसे सॉल्व करोगे? तो बायंट फोर्स इस बॉल पे किधर लगेगा? सोचो, ऊपर की तरफ। क्यों? तो इसका खुद का वेट किधर आता है? नीचे। जिधर ग्रेविटी है उसके अपोजिट ही तो लगेगा बायंट फोर्स। weight of displaced liquid। बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख दें? F बायंट C वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। एक तो मैंने ये कहा, ये याद रखो, और दूसरा क्या याद रखो?
वॉल्यूम ऑफ submerged part of object into density किसका, लिक्विड, density of liquid into g। वॉल्यूम कितना है, ये तो स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डी डेंसिटी के लिए यूज कर देते हैं, वाटर का डेंसिटी दिया गया रहेगा और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। इसे नोट कर लें और 2 मिनट सोचें, यदि कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। अच्छा ये बताओ, यदि हम किसी ब्लॉक को टेबल पे रखा देखते हैं, यदि ब्लॉक टेबल को नीचे धकेलता है तो टेबल ब्लॉक को किधर धकेलता है, अपवर्ड, अपवर्ड। तो उसी तरह लिक्विड ने बॉल को किधर धकेला, ऊपर। तो बॉल लिक्विड को किधर धकेलता होगा, नीचे। तो बॉल के कारण लिक्विड पे जो फोर्स आएगा F ऑन लिक्विड, ये रिएक्शन पेयर हो गया या एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये बहुत से बच्चों को नहीं पता कि लिक्विड पे भी बायसी आएगा, क्योंकि यदि लिक्विड बॉल पे फोर्स लगाएगा तो बॉल लिक्विड में भी फोर्स लगाएगा। यदि बॉल का वेट कम हो गया तो लिक्विड का वेट बढ़ गया, क्योंकि लिक्विड को दबा दिया किसी ने। वैसे आप सोच सकते हैं। और यदि आपको ये कंफ्यूज करे तो 9th के लेवल पे इतना ही सोचो, बायसी जो ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो ऊपर लगेगा, आपके उस लेवल पे उतने से काम चलता है। लेकिन आप यदि थोड़ा मैच्योर सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि फोर्स अकेले नहीं आता, एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है। और एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है तो यदि बॉल पे ऑब्जेक्ट, डूबे हुए ऑब्जेक्ट पे ऊपर लगेगा तो लिक्विड पे नीचे लगेगा। अच्छा ये बताओ, पिछला वाला पेज नोट कर लिया? यस सर। यदि ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो है एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और ये डूबा हुआ है एक लिक्विड में। लिक्विड डेंसिटी डी, ये कह दिया गया। और आपसे कहा गया इस एग्जांपल में फाइंड आउट buoyant force acting on the cylinder। तो सॉल्व करते वक्त क्या सोचेंगे कि buoyant फोर्स आएगा तो जरूर किधर आएगा, ऊपर की तरफ। buoyant फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के अपोजिट।
किस पे? ऑब्जेक्ट पे जो डुबाया गया है लिक्विड। उसका वैल्यू कैसे लिखते थे? एफ बी बायन फोर्स, ये किसके बराबर? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये एफ बी किसके बराबर? दूसरा आइडिया क्या देते थे लिखने के लिए? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसपे बायंसी ढूंढ रहे हैं। कितना डूबा हुआ है वो देखो, उसका वॉल्यूम देखो, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में वो डुबाया हुआ है, इनटू जी। तो देखिए तो कितना वॉल्यूम है। क्या आप लोगों को याद है सिलेंडर का वॉल्यूम? अरे वाह! और उसको किस से मल्टीप्लाई कर दूं? डी, लिक्विड का डेंसिटी, और जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बायन फोर्स। नोट कर लीजिए। आप मुझे बताइए, यदि सिलेंडर होगा उसके बदले मैं डाल दूं यहां पर कोन, तो क्या होगा? ये राइट सर्कुलर कोन है, एच हाइट और रेडियस आर कोन, और ये डूबा हुआ है लिक्विड में। लिक्विड डेंसिटी डी। आपको बताना है फाइंड बायंट फोर्स ऑन द सिलेंडर। सॉरी, ऑन द कोन। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपने क्या सोचा कि बाइंड फोर्स लगेगा किधर? बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और एफ माइनस सी लिखते किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और दूसरा तरीका क्या दिया था इसे लिखने का? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट।
into density of liquid into G। तो अब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, क्या वॉल्यूम पता है सिलेंडर का, कोन का? कोन का वॉल्यूम पता है आप लोगों को? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद आया? इंटू डेंसिटी जी, डी इंटू जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा। तो क्या बाइंड फोर्स का डायरेक्शन और बाइंड फोर्स को लिखना आप सीख गए? यस सर। नोट कर ले किसे भी। यदि आपके सामने ऐसा हो, ये स्फेयर है, half submerged solid sphere, रेडियस r, लिक्विड डेंसिटी दिया गया है d। आपसे कहा गया फाइंड buoyancy on the sphere। तो सॉल्व करते वक्त क्या शुरू करोगे सोचना? अरे बायंसी तो होगा ऊपर की तरफ। एफ बायंसी पहला डिफिनीशन है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड पार्ट का होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो कितना आप लिखेंगे वॉल्यूम, बताएं सोच के। पूरे स्फीयर का यदि पता है तो आधे स्फीयर का कितना होगा? सबमर्ज पार्ट तो हाफ सबमर्ज्ड है। कितना लिखोगे? पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आधे का वॉल्यूम के लिए अपॉन 2 अपॉन 2 कर दो।
इंटू डी इंटू जी। तो ये कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इंटू जी। वैसे भी सोचो, पूरे वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या ये बॉयंसी फोर्स का लिखना समझ में आ गया? यस सर। एक एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट जो है इसका ये h हाइट का है और केवल h/3 पार्ट डूबा हुआ है लिक्विड में। लिक्विड डेंसिटी दिया गया है d और ऑब्जेक्ट में के बारे में कहा गया है सॉलिड सिलेंडर। और आपसे कहा गया फाइंड buoyant force acting on the cylinder। कैसे सॉल्व किया जाए? किधर लग रहा होगा buoyant force? ऊपर। एफ बी को हम लोग कहते हैं buoyant force, कहीं भूल ना जाओ तो एक बार मैंने फिर लिखा। और लिखते किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, डूबा हुआ भाग, ऑफ द ऑब्जेक्ट into density of liquid into G। वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू h/3। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना? D इंटू जी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम समझ में आया क्या सबमर्ज पार्ट का? तो ध्यान रखिए, नहीं आया होगा यदि समझ में, तो जब h हाइट है तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर h। 1 यूनिट हाइट के लिए वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h/h और h/3 हाइट के लिए वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h/h इंटू h/3। h और h कैंसिल आउट हो गया तो कितना दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर h/3। सर ये भी नहीं समझ में आया। जब हाइट h है तो वॉल्यूम है v। जब हाइट 1 होगा, यदि h है, तो यदि वॉल्यूम हाइट h/3 है तो वॉल्यूम होगा v/3। v कितना? पाई आर स्क्वायर h/3। जब हाइट h, वॉल्यूम v। जब h/3 वॉल्यूम v/3, पाई आर स्क्वायर h/3।
या आपको कभी भी वॉल्यूम चाहिए, मान लो एक बुक का एरिया ए है और ऐसे बुक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले गए, एच हाइट तक रख दिया, तो बेस एरिया तो रेक्टेंगुलर होगा और हाइट एच है, तो रेक्टेंगुलर एरिया ए इंटू एच उस पूरे कॉलम का वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया बेस का ले लो और हाइट ले लो तो वो वॉल्यूम दे देता है। क्या ये वॉल्यूम वाला आइडिया समझ में आया? सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम जो नीचे है सबमर्ज, उसका वॉल्यूम समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। सोचो यदि h/2 पार्ट डूबा रहता तब कितना वॉल्यूम लिखते? पाई आर स्क्वायर h/2। यदि 3h/4 टाइप पार्ट डूबा रहता तो कितना वॉल्यूम लिखते सबमर्ज पार्ट का? पाई आर स्क्वायर इंटू 3h/4। तो आपको एक आइडिया और हमने समझाने की कोशिश की कि वॉल्यूम जो सबमर्ज पार्ट का हम देख रहे हैं, तो बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना? h/3। यदि एक प्लेट का आपको एरिया बेस पड़ता है और खाने वाला एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरा तीसरा और किसी हो, आप मेस में देखो रखा हुआ है 50 प्लेट एक के ऊपर एक सिलेंडर जैसा नहीं बन गया? उनका कोई वॉल्यूम पूछेगा तो कैसे बताओगे आप? तो बेस वाला एरिया ले लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यदि चौकोर प्लेट रखा हो, स्क्वायर प्लेट, उसके ऊपर एक के ऊपर एच हाइट तक आपने रख दिया, फिर वहां एक कॉलम बन गया, उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो जो बेस वाला प्लेट है उसका एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम आ जाएगा। इस एग्जांपल में एक खास बात है, देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो दो तरह के लिक्विड में डूबा हुआ है। ये h/4 D1 वाले लिक्विड में डूबा हुआ है और ये D2 वाले लिक्विड में है, कितना डूबा हुआ है? केवल h/3 डूबा हुआ है और है ये भी सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। और आपको बताना है इसमें फाइंड टोटल बायएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। तो मुझे ये बताइए बायएंसी लिखोगे कैसे? बायएंसी होगा तो जरूर, एक काम कर लो ना, एक तो 1 वाले लिक्विड का देखो बायएंसी और दूसरे 2 वाले लिक्विड का देखो बायएंसी और दोनों को इकट्ठा कर दो। 1 का कैसे लिखेंगे? तो वॉल्यूम कितना 1 वाला डिस्प्लेस हुआ? पाई आर स्क्वायर, चेक करिए, पाई आर स्क्वायर इंटू h/4, एफ बायएंसी 1 देख रहे हैं, इंटू D1 इंटू जी। और एफ बायएंसी 2 देखिए तो कैसे लिखोगे? पाई आर स्क्वायर h/3 इंटू D2 इंटू जी। तो टोटल बायएंसी कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर h/4 इंटू D1 इंटू जी प्लस पाई आर स्क्वायर h/3 D2 इंटू जी।
क्या ये भी समझ में आ गया आप लोगों के? यस। आपने दो लिक्विड देख करके भी बिना घबराए क्वेश्चन बना लिया। क्या पेज चेंज करूं या अभी पिछला वाला नोट करना है? एक बॉल है जो हाफ, ये सॉलिड बॉल स्फेरिकल, आप देखते हैं कि ये D1 लिक्विड है डेंसिटी का, और यहाँ D2 डेंसिटी वाला लिक्विड है आधा। एफ बायंसी बताना है आपको इस एग्जांपल में, तो कैसे लिखा जाए एफ बायंसी? एफ बायंसी इक्वल्स टू FB1 प्लस FB2 2/3 pi r cube D1 into G, 2/3 pi r cube D2 into G। क्या ये आपके समझ में आया? यस। सॉलिड बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? सॉलिड बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 4/3 5
उसके आधे का कितना होगा? 2/3 कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। और उसी तरह बताओ Fb2 कैसे सोचोगे? सबमर्ज पार्ट कितना है D2 वाले लिक्विड में? 4/3 पाई आर क्यूब तो पूरे बॉल का हुआ, आधा का कैसे निकलेगा? इंटू D2 इंटू जी। 2/3 पाई आर स्क्वायर D2 इंटू जी। क्या ये अब समझ में आया? इन यस दोनों को ऐड कर देंगे, एफ भी निकल आएगा। क्या अब समझ में आ गया सबके? यस सर। प्रणय, सौर्य, आपके समझ में आया अब या नहीं? यस सर। तो हम लोगों को जब भी कभी बायंसी देखना हो तो बायंसी का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू ग्रेविटी, आसमान की तरफ, जी के अपोजिट। और उसका वैल्यू चाहिए तो आपके सामने है। अच्छा, यदि कोई टेंशन पूछ दे धागे में कितना होगा तो कैसे बताओगे? तो बॉल पे कौन कौन लगता दिख रहा है? टेंशन, बायंसी और mg। बॉल तो कहीं जा नहीं रहा, तो टेंशन प्लस बायंसी किसके बराबर कर देंगे? mg के। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? mg माइनस एफ बायंसी के। यदि पूछे टेंशन तो कैसे ये देखना आपको सिखाया है कि y के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया? एफ नेट तो 0 होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि बॉल तो कहीं जा नहीं रहा। तो टेंशन और एफ बी जो दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों मिलके एमजी के बराबर होंगे। किसके? बॉल के, या जो भी ऑब्जेक्ट है। तो टेंशन किसके बराबर होगा धागे का? mg माइनस एफ बायंसी। यदि आप एफ बायंसी लिखना सीख जाएं तो टेंशन भी लिखना सीख जाएंगे। क्या मैं ये मान के चलूं कि बायंसी एटलीस्ट आपके समझ में आना शुरू हुआ? यस यस सर। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, उससे रिलेट हो रहा है। आर्किमिडीज ने पहली बार इसके बारे में बताया। उसने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पार्शियली या फुल्ली किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है लिक्विड में डूबने के कारण, अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। तो ये बात बताई आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी को कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली हम सबमर्ज करते हैं तो जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, और उस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं। ये प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये पूरा का पूरा बायंसी की जो कहानी है वो आर्किमिडीज से शुरू होता है। आर्किमिडीज ने ये कहा किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं, और उसका वैल्यू जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ठीक, अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग क्या अगले टर्न पे टेस्ट देना पसंद करेंगे? सैटरडे बताएं प्लीज। नो सर। नो सर, क्यों? कष्ट होता है टेस्ट देने में इसलिए? या आसान आसान क्वेश्चन रहे तो? सर आप कहते तो हो आसान लेकिन देते नहीं हो आसान। चैप्टर आप बताएं जिसका मैं टेस्ट लूं, एनएलएम वर्क पावर का लूं?
या बॉयंसी और ग्रेविटेशन कर लूं, या सारे डाल दूं अभी तक का? बिना पढ़े जितना आप कर सकते हैं कर दो, क्योंकि आप केवल कथा श्रवण करोगे, इससे कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना।